Hi everyone, welcome to UG Entrance Examination by the 24/7. I hope कि I'm completely audible and visible to you. And students will start up with a session. आज आप लोगों का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं. दैट मीन्स फेज़ 1 और फेज़ 2 के कॉम्बिनेशंस में जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं उनको करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी करेंगे जो मेमोरी बेस्ड होंगे. राइट, सो आई होप कि एवरीबडी इज़ रेडी एंड डेफिनेटली enthusiastic and energetic to start up with the session, right? But before starting the session, let me tell you guys कि rapid revision जो batch है आपका, this is still available. If you people want to enroll in this, you people will get the two major and the important thing. पहली चीज़ आपको क्या मिलेगी, सारे recorded topic wise lectures मिल जाएंगे. दूसरी important चीज़ मिलेगी कि phase 1 और phase 2 के pattern पे based questions हम लोग practice कर रहे होंगे इस rapid revision batch में. तीसरी important चीज़ e-books और mock test आपको included मिलेंगी. batch बहुत cheap rates में है and that is of 599, और ये आप लोगों को 599 से भी लेस का मिल सकता है if you are using the code Y484. अगर आप Y484 कोड यूज करोगे you will get it just at 495 rupees. राइट, इंग्लिश भी मिलेगा, जीटी भी मिलेगा और साइंस के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे. देन इंग्लिश और जीटी वाला भी अवेलेबल है. जिन्होंने डोमेन नहीं लिया वो खाली इंग्लिश और जीटी भी ले सकते हैं. कोड यूज करने पर Y484 ये बैच आप लोगों को 327 या 325 अराउंड का मिल जाएगा. इसमें भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स पूरे मिलेंगे एक एक टॉपिक के. साथ ही साथ में आपको लाइव सेशंस भी मिलेंगे जिसमें डाउट सेशन के साथ साथ आपके क्वेश्चंस फेज़ 1 और फेज़ 2 के पैटर्न पे करवाए जाएंगे. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताती चलूँ यहाँ पे कि 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बैच अवेलेबल है. सो इफ दे पीपल वांट टू एनरोल इन दैट, सो CUET खत्म होते हैं वो भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो और उसका पार्ट बन सकते हो. राइट, नाउ विल स्टार्ट अप विद द क्वेश्चन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन. राइट, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है बहुत ध्यान से देखेंगे. राइट, क्वेश्चन कह रहा है फॉरगेट, रिमेंबर, देन हाउ श्रिंक इज रिलेटेड टू. तो फॉरगेट का जो आपका कॉम्बिनेशन है वो रिमेंबर से दिया गया है. राइट, यानी कि इफ यू सी इसका रिलेशन आपको एंटोनिम्स के फॉर्म में दिया गया. फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना और रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना. तो दे आर दी एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर. सो अगर आप श्रिंक की बात करोगे तो श्रिंक क्या बनेगा, श्रिवल, शॉक, रिंक या फिर स्वेल. सो यू वुड से दैट श्रिंक का उल्टा क्या बनेगा आपका, श्रिंक का उल्टा आपका पार्ट बनेगा किसी चीज. श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना, और फूलने के लिए वर्ड क्या यूज करते हो, स्वेल. तो स्वेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. श्रिवल इसका सिनोनिम बन सकता था बट इसका एंटोनिम नहीं बनेगा, क्योंकि श्रिवल का मतलब भी होता है किसी चीज का छोटा हो जाना, श्रिंक हो जाना. राइट, शॉक हैरानी को बोलते हो, और रिंक आपकी एक पर्टिकुलर प्लेस होती है जहां पर आप आइस में अपना प्रॉपर इवेंट्स वगैरह कर सकते हो. राइट, सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4. इफ इट इज राइट देन प्लीज गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स. Now we will move ahead and look for another question. ये हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन है. कह रहा है अगर पेन का कनेक्शन ऑथर से, तो हाउ ब्रश इज रिलेटेड टू. अब ऑप्शंस हम लोग पढ़ लेते हैं. ब्रश आर्टिस्ट से रिलेटेड है, ब्रश स्टोरी बुक से रिलेटेड है, ब्रश पेंटिंग से रिलेटेड है, या ब्रश हेयर से रिलेटेड है. भाई बालों से भी ब्रश रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि बालों पे भी हम लोग ब्रशिंग करते हैं. ब्रशिंग इन द सेंस जो हेयर ब्रश होता है उसको भी आप ब्रश ही बोलते हो. पेंटिंग में भी ब्रश यूज होता है. स्टोरी बुक में भले ही ना यूज होता हो लेकिन आर्टिस्ट यूज कर सकता है पेंट ब्रश. तो हमें रिलेशन को समझना पड़ेगा. कह रहा है पेन से लिखता कौन है, ऑथर. यानी कि आपको ये यूजर दिखेगा और ये टूल दिखेगा. तो यहाँ पर जो आपका रिलेशनशिप दिया गया है वो टूल और यूजर का दिया गया है. राइट, सो बट ऑब्वियसली चीज है, पेंटिंग कोई यूजर नहीं है, ना ही हेयर कोई यूजर है. द यूजर इज आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट क्या यूज करता है, ब्रश यूज करता है टू मेक हिज आर्ट. राइट, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट. अगर आपका सही है तो आपने आपको +1 मार्क्स. ओके, नेक्स्ट पे मूव करेंगे. अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है वो देखेंगे. ये दिस इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन. ये इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखेंगे कि जब सीधे सीधे रिलेशनशिप ही पूछ लिया गया कि ये एनालॉजी का कौन सा रिलेशन है. तो कह रहा है विच एनालॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन रिलेशनशिप. कहाँ पर आपको फंक्शन दिखाया गया है कि कोई चीज़ किसी चीज़ का फंक्शन कर रही है. अब अलग अलग रिलेशनशिप्स होते हैं, जस्ट लाइक सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का, यूजर टू टूल का, राइट, कॉज और इफेक्ट का, होल टू पार्ट का, बहुत सारे रिलेशन होते हैं एनालॉजी में. तो यहाँ पर आपको कहाँ पे फंक्शन दिखाया गया. क्या शॉवल का फंक्शन है डिग करना, किसी चीज़ को खोदना. क्या कार का फंक्शन है रुक जाना. या बेबी का फंक्शन है क्राई करना, बेबी फंक्शन करता है क्राई. या बैग का फंक्शन है बाय करना. तो बट ऑब्वियसली चीज़ है, बस्ता कोई खरीदता नहीं है,
बस्ता अपने आप को ख़रीदता नहीं है। बेबी फंक्शन में क्राई नहीं करता, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है। कार हमेशा स्टॉप ही नहीं होती, वो स्टार्ट भी होती है। तो प्रॉपर फंक्शन अगर यहाँ पे देखो तो किसका दिया गया है? शावल का। आपने देखा होगा शावल मतलब आप एक कुदाल टाइप का बोल सकते हो उसको, जिससे मतलब मिट्टी या रेत जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको उठा करके साइड में किया जाता है। तो एक तरीके से अगर गड्ढा भी खोदना हो तो भी आप शावल का यूज़ कर सकते हो। सो शावल से आप क्या फंक्शन करते हो? दिस इज़ द टूल, और इसकी हेल्प से फंक्शन आप क्या कर रहे हो? इसकी हेल्प से आप फंक्शन कर रहे हो किसी चीज़ को खोदने का। गॉट इट? समझ में आ गया? तो आप खोदने के लिए क्या यूज़ करते हो? शावल यूज़ करते हो। और क्या खोदोगे? तो डिग करोगे आप, डिच। डिच को बोलते हो आप गड्ढा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगर आपका ये क्वेश्चन सही है तो आप अपने आप को यहाँ पर कितने मार्क्स दे देंगे? +1 मार्क्स। गॉट इट? अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 4th क्वेश्चन कह रहा है फायर इज रिलेटेड टू हॉट, देन स्नो इज रिलेटेड टू कोल्ड। अब यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिया गया है, कह रहा है इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, मतलब किस तरह की सिमिलैरिटी देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे। तो क्या ये पार्ट है? आग का पार्ट होता है गर्म होना, फायर का पार्ट गर्म होना तो नहीं हो सकता, फायर का पार्ट नहीं बोल सकते हम लोग इसको, है ना। इन फ्लेमेबल और पोर्शन, फ्लेमेबल पोर्शन, वो वाला पोर्शन हम पार्ट बोल सकते थे फायर का, लेकिन इसको पार्ट नहीं बोल सकते, हॉट को। एंटोनिम बोल सकते हैं फायर का, एंटोनिम हॉट। फायर मतलब आग और हॉट का मतलब है गर्म, तो एंटोनिम तो नहीं बनेगा। फायर की कैरेक्टरिस्टिक है हॉट। भाई फायर को छुओगे तो गर्म लगेगा, बट ऑब्वियस सी चीज़ है। स्नो को छुओगे तो ठंड लगेगा, हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स में आ सकता है। यहाँ पे बोल रहा है समथिंग यूज टू। क्या हम लोग फायर को यूज़ करते हैं हॉट करने के लिए और स्नो को यूज़ करते हैं कोल्ड करने के लिए? हम यूज़ नहीं करते। स्नो तो जहाँ पे भी पड़ रही होगी वहाँ पे ठंडा लगेगा, और जहाँ पर भी आग होगी वहाँ पे गर्म लगेगा। सो इसको हम कौन से रिलेशनशिप में ले जाएंगे? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। एक तरीके से आप बोल सकते हो जैसे हम लोग के बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं ना, वैसे ये फायर की एक कैरेक्टरिस्टिक है। गॉट इट? सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपका ये सही है तो आपने आपको +1 मार्क्स दे दें। डन, ग्रेट। नाउ वी विल मूव अहेड एंड विल लुक फॉर अनदर क्वेश्चन, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब कह रहा है चैप्टर इज रिलेटेड टू नॉवल। नाउ यू कैन सी नॉवल इज अ होल कंप्लीट बुक, द कंपाइलेशन ऑफ सो मेनी चैप्टर्स, है ना। तो अगर हम बोल रहे हैं कि नॉवल इज कंप्लीट होल, तो इसका पार्ट ही तो है चैप्टर। नॉवल में हमें चैप्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। सो क्या लिमोसिन चॉफियर का पार्ट है, विक्ट्री डिफीट का पार्ट है, बुक कवर का पार्ट है, सीन प्ले का पार्ट है? बहुत ध्यान से देखना। लिमोसिन इज अ कार जो बहुत लैविश कार होती है, और बहुत ही मतलब उसके जो ग्लासेस वगैरह होते हैं वो बहुत ही इस तरह के होते हैं कि आप प्रॉपर्ली अंदर बाहर देख ना सको, प्रॉपर बहुत बढ़िया कार होती है। शॉफर उसको चलाने वाला होता है, बट ये होल और पार्ट का रिलेशन नहीं है। यहाँ पे हम कार का कोई पार्ट नहीं बता रहे हैं। शॉफर तो एक प्राइवेट ड्राइवर होता है, राइट? तो ये तो नहीं होगा। यूजर वाला लिखा गया यहाँ पे रिलेशन, शॉफर यूज करता है कार। विक्ट्री डिफीट, विक्ट्री का मतलब जीत, डिफीट का मतलब हार, ये तो एंटोनिम का रिलेशन है, ये भी नहीं होगा। बुक और कवर, किताब और किताब का कवर, किताब और किताब का कवर। तो यहां पे आ गई किताब, ये तो होल हो गया, और किताब के पेज या किताब का कवर ये पार्ट हो गया। अच्छा, ये होल और पार्ट का रिलेशन मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? पार्ट और होल का। सीन प्ले, प्ले होता है नाटक, और नाटक में कई सारे क्या होते हैं? सीन्स होते हैं। सो यहाँ पर आप देखो तो ये है आपका पार्ट और ये है आपका होल। सो पार्ट टू होल का रिलेशन थर्ड वाला भी है, पार्ट टू होल का रिलेशन आपका फोर्थ वाला भी है, लेकिन यहाँ पे पार्ट टू होल थोड़ा वाइस वर्सा में दिख रहा है, होल टू पार्ट दिख रहा है, पार्ट टू होल नहीं दिख रहा। सो इस वजह से वी विल नॉट गो विद दिस एंड वी विल गो विद डी ऑप्शन। अगर आपका सही है तो आपने आपको +1 मार्क्स दे। गॉट इट? अब मुझे ये बताएं आउट ऑफ 5 आपका कितना स्कोर आया कमेंट सेक्शन में। ओके, एंड आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन, राइट? तो इसमें आप लोग को कम से कम फुल स्कोर करना चाहिए, और अगर आपके फुल मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप रेगुलर बेसिस में क्लासेस अटेंड करिए, सो इट वुड हेल्प यू अलॉट। क्यों मैं आपको बार बार 5 में से मार्क्स करी हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट एबल टू सी योर मार्क्स, बट फिर भी आप अपने आप को मार्क देते रहना, बिकॉज जब अपने आप को मार्क्स दोगे ना तो आप काउंट करते रहोगे कि आउट ऑफ कितने में आपने कितना स्कोर किया, तो आप ऑल टोटल काउंट कर पाओगे। सो इट वुड हेल्प यू अलॉट। अपने आप को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है।
अगले हम लोग पैटर्न पे चलेंगे, सिनोनिम्स का पैटर्न है, मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिया इसको। मैं कंसिडर करती हूँ कि ऐसा आ सकता है क्योंकि फेज 2 में एक क्वेश्चन आपका देखने के लिए मिला, जो फिगर ऑफ स्पीच थी उसमें मैचिंग देखने के लिए मिली, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, आइडियम फ्रेजेस था, प्रीवर्ब्स आई, उनमें मैचिंग देखने के लिए मिल गई। एक क्वेश्चन आपका दिखा था जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स में मैचिंग देखने के लिए मिली, एक क्वेश्चन था पूरे फेज 1 और फेज 2 के पैटर्न में, एक क्वेश्चन था जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की मैचिंग करने के लिए मिली। तो देख लेते हैं इसको भी। कह रहा है एब्सॉल्व, एक्रिमनी, हार्मनी, एडमेंट। मैं लिख लूँ यहाँ पर 1 2 3 4। इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आना बेटू याद रखिएगा, आप लोग को एक चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? चार्ट। एब्सॉल्व, इसको लर्न कर लो, अब सॉल्व कर दो। तो अब सॉल्व क्यों करोगे या कब करोगे? जब सॉल्व चीज़ें तभी होती हैं जब आप किसी से पार्डन करते हो, माफ़ी मांगते हो कि भैया माफ़ कर दो, आप सॉल्व करो सारे झगड़े, सारी प्रॉब्लम, राइट। सो एब्सॉल्व को आपको लर्न करना है, आप सॉल्व करो से। तो आप सॉल्व करो से लर्न करोगे तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? डी। अक्राय मनी, बोलते हैं ना ऐसे क्राई बेबी, वैसे अक्राय मनी। तो ऐसे बंदे बहुत ही श्रूड टाइप के होते हैं, क्रूअल टाइप के होते हैं, हमेशा कड़वाहट रखते हैं दूसरे लोगों में, बिटरनेस रखते हैं। तो मतलब नेगेटिव बोला गया इनको, पॉजिटिव नहीं बोला गया। सो एक्राइमनी आप बोल सकते हो, इनके अंदर हार्शनेस होती है और बिटरनेस होती है। सो एक्राइमनी इज हार्शनेस और बिटरनेस। गॉट इट? अ क्राई बेबी इज कंसिस्ट ऑफ दिस। सो सेकेंड का क्या हो जाएगा? हार्मनी, जहाँ पे डिस्कॉर्ड नहीं होता, जहाँ पे कंटेंशन नहीं होता, जहाँ पे क्वेरल नहीं होता, राइट, जहाँ पे डिस्प्यूट नहीं होते, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, वहाँ होती है हार्मनी, वहाँ होती है पीस, वहाँ होती है ट्रैंक्विलिटी। यानी कि आप सब लोग सामंजस्य में काम कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है, एकजुट होकर के काम चल रहा है, अकॉर्डिंगली चल रहे हैं सब, है ना, अग्रीमेंट के साथ चल रहे हैं, म्यूचुअल कंसेंसस में काम चल रहा है। तो हार्मनी का क्या हो जाएगा आपका? सी, एकॉर्ड या फिर अग्रीमेंट। और फिर लिखा हुआ है एडमेंट, एडमेंट मतलब होता है जिद्दी, अड़ियल, बोलते हैं ना स्टिकलर टाइप के, अपनी बात से अड़े रहने वाले। सो एडमेंट, स्टबर्न या फिर इनफ्लेक्सिबल, स्टिफ, स्टिकलर बोल सकते हो। सो ये आपका कॉम्बिनेशन चला जाएगा डी, ए, सी और बी का। अगर ये आपका सही है तो आप अपने आप को +1 मार्क्स दे दें। गॉट इट? चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से करेंगे आप लोग। पहले आप एक बार ट्राई करें, मैं यहाँ पे चार्ट बना देती हूँ, आप खुद ट्राई करें, फिर उसके बाद हम लोग मिल करके करेंगे। ओके, आप देखेंगे कि आपका कहाँ पे गलत हुआ। ब्रिटल, वी हैव लर्न दिस। ब्रिटल, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप आसानी से तोड़ सको, जो कमज़ोर हो, नाजुक हो, इजीली ब्रोकन हो, फ्रिजाइल हो, राइट, सॉफ्ट हो, डेलिकेट भी बोल सकते हो। ब्लीक, ब्लीक वर्ल्ड आप एक ऐसे वर्ड को बोल सकते हो जो पूरी तरीके से खोखला है, जिसमें पॉजिटिविटी का कोई साइन नहीं है, पूरी पेसिमिस्टिक अप्रोच रख रहा है, बैड है, ग्लूमी है, सैड है, यू कैन से। बेनेवोलेंस is related to the innocence, one who is kind, one who is a kind of gentleman, one who has humanity, one who has generosity. And savage is a negative word. savage हमेशा negative words के लिए यूज होता है। तो savage एक ऐसा पर्सन होता है जो uncivilized होता है, cruel होता है, brutal होता है, harsh होता है, ठीक है, shrewd होता है। कितने सारे वर्ड्स बता दिए बताओ मैंने। तो brittle का मतलब delicate या fragile। तो फर्स्ट का क्या हो गया? डी। मैच करते रहिएगा। bleak, खोखला, खाली, बैड, सैड, दुख दे जो आपको, सो इट वुड बी सेकेंड का बी। बेनेवोलेंस इज द काइंड जेस्चर्स ऑफ योर, तो जेनरोसिटी, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, इट वुड बी ए। और सेवेज का क्या हो जाएगा? सेवेज का मतलब है बारबेरस या फिर बहुत ही ज़्यादा अनसिविलाइज्ड, क्रूअल, ठीक है। सो फोर्थ का क्या हो जाएगा आपका बेटू? सी। एक बार चेक कर लेंगे सभी लोग, करेक्ट है एकदम। तो फर्स्ट का हो गया डी, सेकंड का हो गया बी, थर्ड का हो गया ए और फोर्थ का हो गया सी। बिल्कुल सही है। अगर आपका सही है तो आपने आपको +1 मार्क्स दे लो। डन, वेरी गुड। आई होप +1 मार्क्स देते रहिएगा ताकि आपको याद रहे कि आपने कितने कितने स्कोर करे हैं, और अपनी काउंटिंग ज़रूर करते रहिएगा। नेक्स्ट पे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस करने में बड़ा मज़ा भी आता है। रीज़न क्या है? एक बार में आपको 4 क्वेश्चन लर्न हो जाते हैं और उसके कई सारे वर्ड्स भी लर्न हो जाते हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चंस। अगेन मैं चार्ट बना दे रही हूँ, आप लोग अपनी मैचिंग करना, ठीक है। पहले आप लोग करो फिर मैं करूँगी।
कॉम्पिटेंट, भाई वो मेरा कॉम्पिटिटर है बोलते हो ना, मतलब आप उसको योग्य समझते हो, केपेबल समझते हो, वो लायक है ऐसे कि वो कम्पीट कर सकता है आपसे, बोलते हैं ना। चेस्ट, चेस्ट इज रिलेटेड टू टेस्ट। तो अगर कोई चीज़, पहले के जो राजा महाराजा होते थे ना, वो खुद खाना नहीं खाते थे पहले, उनके जो दास वास रहते थे ना सेवक, उनको पहले खाना खिलाते थे, वो चखते थे, फिर राजा को खाना दिया जाता था कि कहीं जहर तो नहीं है खाने में, राइट। तो वो पहले टेस्ट करते थे, उसकी पायसनेस को चेक करते थे। तो चेस्टिसिटी इज द टेस्टनेस से चेक किया जाता है, तो चेस्ट को टेस्ट से लर्न कर लेना। कन्फेस का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, है ना। और कॉन्सोलेशन का मतलब होता है किसी को आप कंसोल कर रहे हो, किसी को आप एश्योर कर रहे हो, नहीं ठीक है सब सही हो जाएगा, राइट। सो कैसे लिखोगे आप? कॉम्पिटेंट को आप केपेबल बोलोगे, एबल बोलोगे। चेस्ट का टेस्ट से रिलेशन आएगा तो प्योर बोलोगे, सिंपल बोलोगे। फिर कन्फेस में आप एडमिट कर रहे हो चीज़ों को, डिस्क्लोज कर रहे हो, है ना, एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपनी रिवील कर रहे हो अपने आप को, अनवेल कर रहे हो अपने आप को। सो क्या हो जाएगा? थर्ड का फर्स्ट। ओके, देन कॉन्सोलेशन में आपका सोलास और कंफर्ट आ जाएगा। सोलास नहीं पता होगा आपको, लेकिन कंफर्ट तो आपको पता था, तो आप इसको टिक कर सकते थे। तो सोलास का मीन्स भी कॉन्सोलेशन से ही रिलेटेड होता है। सो फोर्थ को हम क्या लिख सकते हैं? सेकंड। एक बार चेक कर लेंगे वापस से, फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ का सेकंड। गॉट इट? अगर आपने ये कॉम्बिनेशन बनाया है तो बिल्कुल सही है, और अगर सही है तो आपने आपको +1 मार्क्स दिए। ग्रेट, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये भी सिनोनिम से रिलेटेड है। मैं आपके लिए एक चार्ट बना देती हूँ, आप आराम से क्वेश्चंस को करो, ठीक है। 1 2 3 4, डू इट बाय योरसेल्फ। फर्स्ट, टेक योर टाइम एंड डू इट। डिप्राइव, वंचित। डिमोलिश, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। डिलिशियस, यम, टेस्टी, है ना। डिलिबरेट, when you are deliberately doing that, मतलब आपने बहुत ही इंटेंशनली उस चीज़ को किया, सोच समझ करके। वेरी गुड। अब देखो, डिप्राइव का अगर थोड़ी देर के लिए आप मान भी जाओ कि आपको नहीं पता क्या वर्ड है, तो डिमोलिश तो पता है, डिस्ट्रॉय करना, रून करना। सेकंड को देख लेते हैं, सेकंड का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, डिवास्ट, रून, ये सब सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। डिलिशियस इज टेस्टी, तो पैलेटेबल वर्ड आप लोग लर्न कर लेना, और टेस्टफुल तो याद ही रहेगा आपको। तो थर्ड का क्या हो जाएगा बेटू आपका? फोर्थ। डेलिबरेट इज जस्ट लाइक जानबूझ करके किया गया था, बहुत सोची समझी हुई चाल थी, है ना, इंटेंशनली किया था, तो दैट वुड बी सेकेंड। अब बचा आपका फर्स्ट वाला। डिप्राइव का मतलब वंचित करना ही होता है, आपको नहीं पता थे वर्ड्स, तो डिस्पॉइल और डाइवर्स टाइप का एक वर्ड बचा हुआ है जिसको आप इसमें ऐड कर सकते हो, उसको लर्न भी कर लेना। डिस्पॉइल मतलब जिसकी लाइफ में सब स्पॉइल हो गया हो, जो हर चीज़ से वंचित रहे, इज कॉल्ड डिप्राइव्ड। सो थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लेंगे इसको। डिप्राइव का डिस्पॉइल, डेमोलिश का फर्स्ट, डिलिशियस का फोर्थ, डिलिबरेट का सेकेंड। सो अगर ये सही कॉम्बिनेशन आपका गया तो आपने आपको +1 मार्क्स दे लिया। गॉट इट? चलें, ग्रेट, वेरी नाइस। नाउ विल मूव अहेड एंड विल लुक फॉर वन मोर क्वेश्चन। दिस इज द 10th क्वेश्चन, सिनोनिम का ही है, मैचिंग ही करनी है, मैं बना देती हूँ। एक बार आप लोग अपने आप से ट्राई करेंगे। ऑल्दो आई एम अनएबल टू कनेक्ट विद यू, बट फिर भी आई एम फीलिंग लाइक दैट कि मैं हूँ और आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो, और मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। एंड डेफिनेटली आई वुड बी वॉचिंग योर चैट ऑल्सो, सो बी श्योर अबाउट दिस कि कॉमेंट सेक्शन में अच्छे से कॉमेंट्स में आंसर ज़रूर करते रहना। सो आई एम राइटिंग हियर 1 2 3 4। एलोक्वेंस, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, बहुत अच्छा बोलता है। एलिमिनेट इज अ काइंड ऑफ रिमूवल। एलिवेट, एलिवेटर सुना है ना, तो एलिवेट मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना। एफेस, एफेस पे मारे, इसके फेस पे, यू आर जस्ट विलिंग टू डिस्ट्रॉय, है ना, दैट इज एफेस। तो बताइए जल्दी से क्या बनेगा? वेरी गुड। इलोक्वेंस इज अ टाइप ऑफ स्पीच, मतलब हाउ फ्लुएंट यू आर, है ना, कितने एक्सप्रेसिवली आप चीज़ों को बोलते हो, तो इलोक्वेंस इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन और फ्लुएंसी। गॉट इट? सो आई वुड से दैट फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक। एलिमिनेट का मतलब है किसी चीज़ को निकाल देना, रिमूव कर देना, बाहर, आउट भी आउट से रिलेटेड होता है, तो सेकेंड का क्या कर देंगे हम? फर्स्ट। एक्सपेल करना, बाहर निकालना, ठीक है, आउस्ट का मतलब भी बाहर निकालना होता है।
एलिवेट का मतलब होता है टू इंक्रीज, टू हाइटन, टू डिग्निफाई, किसी चीज़ को बढ़ाना। सो थर्ड का थर्ड ही जाएगा आपका। और फोर्थ का देखो एफेस, तो डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज़ को। बोला ना एफेस पे दे मार, तो आप निमोनिक से भी लर्न कर सकते हो। फेस पे दे मार, डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया, ऑब्लिटरेट कर दिया, है ना आपने, तो आपने एफेस कर दिया। सो फोर्थ करेक्ट आंसर है। वैसे ये मैंने कल आप लोग को करवाया हुआ भी है ये क्वेश्चन लास्ट सेशन में, ठीक है। सो अगर आपका ये कॉम्बिनेशन गया है, आप अपने आप को +1 मार्क्स दे। मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। इलोक्वेंस का सेकंड आएगा, एलिमिनेट का फर्स्ट आएगा, एलिवेट का थर्ड ही आएगा और एफेस का फोर्थ आएगा। सो अपने आप को +1 मार्क्स दे लें। अगर आपका ये सही है तो मुझे जल्दी से बताएं अब 5 में से आपके कितने मार्क्स आए, मतलब सिनोनिम्स में आपने कितना स्कोर किया, जल्दी से बताओ। I'm looking at your comments. Not here, but definitely after this. Great, awesome, super duper awesome. So I hope this is quite clear to everyone, guys, right? आगे बढ़ेंगे हम लोग। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा बिंदास होकर के पूछेंगे, टेंशन फ्री होकर के, है ना। चलो अब स्पेलिंग, करेक्ट स्पेल वर्ड में आते हैं हम लोग। पेन ले लूँ मैं दूसरा, क्योंकि ये विजिबल ही नहीं होगा, राइट। तो मैं ले लेती हूँ ब्लैक पेन। नॉलेजेबल, नॉलेजेबल हम लोग बोलते हैं न से, लेकिन लिखने कन से। तो पहले तो नो लिख लो, नॉलेज का नो, फिर लेज लिखो LEDGE, फिर लिखो एबल, नॉलेजेबल। नॉलेज प्लस एबल। अगर आपको स्पेलिंग में सफिक्स आती है, प्रीफिक्स आती है या रूट वर्ड्स आती हैं, तो आपके मैक्सिमम स्पेलिंग एरर्स बहुत करेक्ट हो सकते हैं। और ये वाले वर्ड ज़रूर पढ़ लेना, IE वाले, EI वाले, कहाँ पे IE लगता है, कहाँ पे EI लगता है। तो ये सारे वर्ड्स अगर आप फ्रीक्वेंटली पढ़ रहे हो तो बहुत ही आसानी से आपको ये लर्न हो जाएंगे। लास्ट इसमें एक टेक्निक होती है निमोनिक्स की, जहाँ पर आपके डबल लेटर्स मिल जाते हैं ना एक साथ, आपको वहाँ पर आप निमोनिक्स से लर्न कर लो, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं बेटा जो आपको बहुत मदद करेंगी आपकी स्पेलिंग एरर्स इंप्रूव करने में। तो नॉलेज एबल, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, फोर्थ वाला, डी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है 12th पे, डिटीरियोरेट। अब देखो किसी पे भी फोर्स कर रहे हो, डिटीरियोरेट, डेटर से बना डिटीरियोरेट। तो डेटर कैसे लिखते हो, किसी चीज को खराब करना बहुत ज्यादा, रियो लिख दो और रेट लिख दो। कहाँ पे आ गए, DETERIO, डिटीरियोर ऐसे नहीं बोलते हो, डबल आ फिक्स नहीं करोगे उसको, करके उस पर फोर्स नहीं करोगे। तो डिटीरियोरेट सिंपल होता है, रुकते नहीं हो वहीं पे, आप जोर नहीं डालते वहीं पे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, फोर्थ वाला, डिटीरियोरेट, ठीक है। तो C वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्लीज गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स इफ इट इज राइट। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और इसको लिख लो गेट वर्सन करना, चीज़ों को खराब करना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। Correct complacency. Now I have told you this a number of times. I am complacent with your behavior. I am complacent with this session. That means you are satisfied. So complacent is an adjective. और यहाँ पर complacency दिया गया है। तो complacent C से बनता है ना, तो complacency भी C से बनेगा, और CY लगा के noun बना देते हैं, ठीक है, noun. So complacency means satisfaction. Complacency, sency कौन सा हो जाएगा, complacency A would be the correct answer. Please give yourself +1 marks if it is right. And if you people have any doubt, you people are free to ask anything. Okay? चलो अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया, this one 14th. Compulsory. Now this is a word which you people have learned a number of time. भाई स्कूल में हर चीज़ कंपलसरी करी जाती थी, ड्रेस ढंग की पहन के आना कंपलसरी है, ये बुक लाना कंपलसरी है, शेड्यूल फॉलो करना कंपलसरी है, खाना प्रॉपर टाइम पे कंपलसरी, एवरीथिंग इज कंपलसरी, राइट। सो कंपलसरी ये वर्ड हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, और किसी में भी जोर नहीं देते हम लोग, कंपलसरी कंपलसरी। सो पल और सरी, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, डी वाला। सो इफ इट इज राइट देन प्लीज गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स। डन। नेसेसरी बोल सो मैं लिख दूं यहाँ पे, नेसेसरी। When something is necessary, that means it is compulsory.
नेक्स्ट देखें, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ स्पेलिंग एरर. नाउ स्पेलिंग एरर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक से बना है एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म, ठीक है. एंथु होता है, टू नहीं होता, तो टू वाला हटा दे. एंथुसियाज्म नहीं बोलते हो, एंथुसियाज्म बोलते हो, सिंगल एस लगाते हो. तो एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म या एंथुसियास्टिक, है ना. तो एंथुसियाज्म इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, जो आपके अंदर उत्साह होता है, एनर्जी होती है, उसको आप बोलते हो एंथुसियाज्म. और अगर आप एंथुसियास्टिक हो, दैट मीन्स यू आर एनर्जेटिक. गॉट इट? सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन गाइस. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. अगर आपका सही है तो आपने आपको +1 मार्क्स लाए. आई थिंक स्पेलिंग एरर्स काफ़ी हद तक काफ़ी इंप्रूव हो चुके होंगे आप स्टूडेंट्स के, और बहुत ही आसानी से आप इसको कर लेते होंगे, राइट? कितने लोगों का सही से हो गया एकदम परफेक्टली? ग्रेट. अपने आप को मार्क्स दे लें आउट ऑफ 5, कितना स्कोर किया आप लोगों ने, ठीक है? दे, आई विल चेक. ग्रेट 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 ग्रेट. चलो ठीक है, आगे बढ़े. अगले क्वेश्चन पे आएंगे बेटू. ये क्वेश्चन आपका फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड, आप देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा. तो मैं चार्ट बना दूँ आपकी, है ना, क्या क्या डालना है ये बता देना चार्ट में. तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक चार्ट बना रही हूँ, और आप फटाफट इसको पहले करो, अपने आप से करो. मैं थोड़ी देर चुप हूँ, आप अपने आप से करो. मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है बेटू. पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग थिंग या नॉन ह्यूमन बीइंग लिविंग थिंग की एक्टिविटी कर रहा होता है. ऑक्सीमोरॉन में 2 ऑपोजिट वर्ड्स यूज करते हो, मैंने बता दिया, आप करोगे अपने आप ही. सिमिली में कंपैरिजन तो कर रहे होते हो, लेकिन एज और लाइक से. अब देख लो कहाँ पे क्या क्या आया है. एक एक करके करें. मेटाफर, माई लव इज लाइक अ रेड रोज, तो ये तो सिमिली हो गया, तो यहाँ पे 4th का ये लिख दो. स्वीट पेन, स्वीट पॉजिटिव वर्ड, पेन नेगेटिव वर्ड, कैसे हो सकता है? मीठा दर्द, दर्द तो तकलीफ देता है ना. सो 3rd का क्या हो जाएगा? 2nd. ऑक्सीमोरॉन बातें हैं 2nd पे पर्सोनिफिकेशन में. माई अलार्म येल्ड, आपकी अलार्म क्लॉक आपके ऊपर चीख रही है, चिल्ला रही है. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग, और ये जो एक्टिविटी है ना, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ लिविंग थिंग. तो जब नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी करता है तो क्या बनता है? पर्सोनिफिकेशन. यानी कि 2nd का क्या चला जाएगा आपका? सी. और लास्ट बचा आपका मेटाफर, तो उसको आप लायन कह रहे हो. ही को डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हो लाइन से, जबकि कोई लेना देना नहीं है. 2 अनलाइक चीज़ें जिनका कंपेरिजन कर रहे हो बिना एज और लाइक के. सो इट वुड बी डी. सो ये कॉम्बिनेशन एक बार वापस से चेक कर लेंगे. 1st का डी, 2nd का सी, 3rd का बी, 4th का ए. अगर आपका ये सही है तो आपने आपको +1 मार्क्स दे दें. गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. टेक योर टाइम एंड डू इट. मैं चार्ट बना देती हूँ. ओके, 1 2 3 4. अपोस्ट्रोफी, यहाँ पर एक आप नॉन प्रेजेंट एंटिटी से, नॉन लिविंग थिंग से बात करते हो. यू टॉक, है ना, आप बात कर रहे होते हो. यू हैव अ कॉन्वर्जेशन. पर्सोनिफिकेशन तो आपने पढ़ लिया. नॉन लिविंग थिंग ही लिविंग थिंग की एक्टिविटी करने लगता है. ये खुद एक्टिविटी कर रहा है, हम नहीं करवा रहे. आयरनी परसेप्शन और रियलिटी में डिफरेंस दिखाता है. और सिमिली में एज और लाइक से आप कंपैरिजन करते हो. बताओ. ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग. वाइल्ड वेस्ट विंड जब आती है ना, तो उसकी जो स्मेल होती है ना, वो किसका एहसास दिलाती है आपको? ऑटम का, राइट? वो यहाँ पे मेंशन किया गया है. तो वेस्ट विंड की स्मेल को आप डिफाइन कर रहे हो यहाँ पर, है ना. वेस्ट विंड को ब्रीथ करता हुआ बता रहे हो. यू ब्रीथ, वेस्ट विंड ब्रीथ. तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग किसकी एक्टिविटी कर रही है? लिविंग थिंग की. ब्रीथ कर रही है. यू ब्रीथ, दाउ मीन्स यू. तो ये क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन. तो यानी कि 2nd का जाएगा ये. ओ डेथ, हियर इज द स्टिंग. अब आप डेथ से बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, ये रहा वो स्टिंग, है ना. तो यहां पर आप बोल सकते हो दिस इज अपोस्ट्रोफी, क्योंकि आप बात कर रहे हो डेथ से. ओके, सो बी वुड बी द आंसर फॉर फर्स्ट.
अब कह रहा है सिमिली, सिमिली में एज और लाइक का कंपेरिजन करते हो आप. लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, लाइफ को बॉक्स ऑफ चॉकलेट से कंपेयर कर रहे हो लेकिन विद द हेल्प ऑफ लाइक. तो थर्ड का क्या हो जाएगा, सॉरी थर्ड का सी नहीं होगा आपका, फोर्थ का सी होगा. सिमिली लिख रहे हैं ना, तो सिमिली फोर्थ का क्या हो जाएगा, सी. ओके. और बचा आयरनी. तो द यूज ऑफ अ वर्ड विद ह्यूमर, सैटारिकल इंटेंशन सो दैट द मीनिंग इज डायरेक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज सेड. तो जो बोला गया उसके जस्ट ऑपोजिट है. परसेप्शन और रियलिटी में आपको डिफरेंस यहाँ पर ही देखने के लिए मिलता है. जो बोला जाता है उसका उल्टा देखने के लिए मिलता है. सो थर्ड का क्या हो जाएगा बेटू, डी. एक बार चेक कर लेते हैं वापस से. अपोस्ट्रोफी बी है, पर्सोनिफिकेशन आपका ए है, आयरनी आपकी डी है और सिमिली आपका सी है. आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन. अगर करेक्ट है आपका तो अपने आपको +1 मार्क्स दे लें. डन. आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. मैं यहाँ पर चार्ट बना दे रही हूँ, आप अपने आप करेंगे. मैं खाली एक्सप्लेन कर दूंगी आपको कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच क्या बताती है. हाइपरबोले, एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को बताते हो. पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी करती है. आयरनी में व्हाट इज सेड इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट इज परसीव्ड. मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन, दो अनलाइक चीजों का. द थंडर ग्रम्बल्ड, थंडर रो रहा था, रोर कर रहा था. तो यहाँ पे अगेन नॉन लिविंग थिंग किसकी एक्टिविटी कर रही है, लिविंग थिंग की. A traffic cop gets suspended for not paying parking tickets. भाई ट्रैफिक पुलिस को आप पार्किंग टिकट मांग रहे हो. हम लोग तो यही सोचते हैं ना कि ट्रैफिक पुलिस से कौन मांगेगा पार्किंग टिकट. सो दिस इज आयरनी. What is said is what is thought, what is perceived is completely opposite to what is happening. The world is a stage. वर्ल्ड को आप एक स्टेज से कंपेयर कर रहे हो, मेटाफर हो गया. आई हैव टोल्ड यू टू स्टॉप 1000 टाइम, 1000 बार मैंने बोला है कि रुक जाया करो. कोई 1000 बार बोलता है क्या, साल हो गया होगा कभी, साल में बोल दिया होगा 1000 बार, गिनने कौन बैठा हुआ है. तो फोर्थ का डी हो गया. तो दिस इज एग्जैजरेशन. पर्सोनिफिकेशन में आपका चला जाएगा सेकंड का ए. देखो मैं गलत कर रही हूँ और आप लोग मुझे बता भी नहीं रहे हो. तो मैं इसको रब कर देती हूँ. पहले तो मैं ऊपर नीचे सब मिला रही हूँ. सबसे पहले तो हाइपरबोले पे आते हैं. हाइपरबोले का डी हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन का ए हो जाएगा, आयरनी का क्या हो जाएगा, बी है ना, ट्रैफिक कॉप वाला. और मेटाफर का क्या हो जाएगा, द वर्ल्ड इज अ स्टेज. एक बार वापस से चेक कर लेते हैं. हाइपरबोले का डी यानी कि 1000 टाइम वाला, पर्सोनिफिकेशन का ए, आयरनी का बी, थर्ड का सी बी और फोर्थ का सी, द वर्ल्ड इज अ स्टेज. अगर आपका ये सही है तो आपने आपको +1 मार्क्स दे लें. और कोई कंफ्यूजन हो तो बिंदास होकर के पूछ सकते हैं, टेंशन फ्री होकर के. ठीक है, चलें आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ. अगेन हाइपरबोले आपको पता है, ऑक्सीमोरोन आपको पता है, ओनोमैटोपोइया आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ. ये साउंड प्रोड्यूस करता है. इट इज़ अ काइंड ऑफ साउंड. किसी भी चीज़ की आवाज़ आपको बताई जाएगी. 1 2 3 4. हाइपरबोले में एग्जैजुरेशन, ऑक्सीमोरोन में ऑपोजिट वर्ड्स, ओनोमैटोपोइया में आपका किसी भी चीज़ का साउंड प्रोड्यूस किया जाएगा और अपोस्ट्रोफी में आप किसी नॉन प्रेजेंट एंटिटी से या फिर नॉन लिविंग थिंग से बात करोगे. चैटर चैटर, बतिया रहे हो ना, थर्ड वाला क्या चला जाएगा, ठीक है. ऑक्सीमोरॉन, दो ऑपोजिट वर्ड्स आने चाहिए, ऑनर डिसऑनर, फेथफुल अनफेथफुल. तो ऑक्सीमोरॉन का क्या चला जाएगा, सेकंड का डी. हाइपरबोले, दैट मस्ट हैव कॉस्ट $1 बिलियन. ये तो बहुत महंगा होगा. हम लोग ये एग्जैजरेट ही करते हैं, ये तो बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा, खरीद ही नहीं सकते हम. ऐसे कभी कभी चीज़ों को एग्जैजरेट करते हैं हम. तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बी. अपोस्ट्रोफी में आप ये डेफिनेशन ही दी गई है, डायरेक्ट एड्रेस ईदर टू एन एब्सेंट पर्सन और एन एब्स्ट्रैक्ट और इनएनिमेट एंटिटी. सो फोर्थ का क्या हो जाएगा, बी. फोर्थ का क्या हो जाएगा, सी. एक बार वापस से चेक कर लेंगे. हाइपरबोले का बी, ऑक्सीमोरॉन का डी, ओनोमैटोपोइया का ए, अपोस्ट्रोफी का सी. अगर सही है तो आपने आपको +1 मार्क्स ले लें. डन. चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये 20th क्वेश्चन है. ठीक है, चले बताएं. 1 2 3 और 4 आंसर करके बताइए जल्दी से कि क्या होगा. एनाफोरा. एनाफोरा इज अ रिपीटिशन ऑफ वर्ड.
एलिट्रेशन रिपीटिशन होता है लेकिन कॉन्सोनेंट लेटर्स का इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. ओनोमैटोपोइया एज अ काइंड ऑफ साउंड. पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग थिंग में लिविंग थिंग का एक्टिविटी करवाया जाता है. तो एनाफोरा में रिपीटिशन ब्रेक 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 ब्रेक, दिस इज रिपीटिशन, सो यू कैन राइट डी. एलिट्रेशन में आपको फर्स्ट लेटर का रिपीटिशन दिखाई देगा, वो भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए. तो हाउ, हैप्पी, ही, हियर, हा हा हा, एच साउंड का रिपीटिशन दिखाई दे रहा है और एच इज अ कॉन्सोनेंट, तो दिस इज एलिट्रेशन, सो वी कैन राइट इट सेकंड का सी. ओनोमैटोपोइया, स्नेक हिसिंग, स्नेक की वॉइस होती है ना, हिस करता है वो, तो ओनोमैटोपोइया थर्ड का क्या हो जाएगा आपका बी. पर्सोनिफिकेशन, द विश इज फादर टू द थॉट. विश फादर की तरह होती है एक थॉट के लिए. पहले इंसान क्या करता है, थॉट डेवलप करता है. आपने जैसे सपोज आपने कोई चीज़ देखी, आपने सोचा आपको ये डिजिटल बोर्ड खरीदना है, आपने सिर्फ सोचा है ना, और फिर वो सोच इतनी ज़्यादा आपके अंदर डेवलप हुई कि वो आपकी विश बन गई. तो विश स्ट्रॉन्ग होती है थॉट से ज़्यादा, है ना. तो इसलिए बोला गया है कि विश एक फादर की तरह होती है. विश इज फादर टू द थॉट. ओके, सो यहाँ पर आप बोल सकते थे कि कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन मेटाफर हमारे पास कहीं पर आया नहीं है, हमारे पास पर्सोनिफिकेशन है. सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट. सो वी कैन गो विद ए. तो एक बार चेक कर लेते हैं. एनाफोरा का डी, एलिट्रेशन का सी, ओनोमैटोपोइया का बी और पर्सोनिफिकेशन का ए. सो अगर आपने एक कॉम्बिनेशन लिखा है तो आपका सही है, आपने आपको +1 मार्क्स दे लें. और मुझे जल्दी से ये बताएं, आउट ऑफ 5 कितना स्कोर किया आप लोगों ने? डन. चल आगे बढ़ते हैं. अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है. बताइए. अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट. एक ऐसा इंसान जिसके पास अपने कर्जे चुकाने के लिए पैसा वैसा नहीं है, अपनी जेब खाली दिखा देता है वो. तो ऐसा इंसान कौन होता है? मुझे मान लिया, अच्छा ठीक है. तो एक ऐसा इंसान जो होता है वो दिवालिया घोषित हो जाता है, उसके पास पैसा नहीं होता, उसे बैंकक्रप्ट भी बोलते हो. सो क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट. पुअर आप गरीब को बोलते हो, समवन हु डज नॉट हैव मनी. डेस्टिट्यूट और पॉपर, ये दो आप लोग के वर्ड्स हैं अलग अलग, जिनको आपको एक्सप्लेन करना है इन अ वेरी वेल मैनर. ठीक है. तो डेस्टिट्यूट कौन होता है? एक ऐसा इंसान जिसके पास ना ही घर है और ना ही कुछ खाने के लिए है. बंजारे भी ऐसे ही होते हैं, विदाउट होम और फूड. पॉपर कौन होता है? पॉपर एक्सट्रीम लेवल का जो गरीब होता है, एक्सट्रीम पुअर, एक्सट्रीमली पुअर, तो उसको आप बोलते हो पॉपर. सो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटू? फर्स्ट वाला ए. और इसके लिए एक और ऑप्शन आता है बैंकक्रप्ट, तो ये भी सही है. ठीक है, अगर ये भी आ जाता है तो ये भी सही है. नेक्स्ट देखो, अगर सही है ना आपका ए आंसर आपने लिखा तो अपने आपको +1 मार्क्स दे लिएगा. नेक्स्ट देखिए, कह रहा है वर्ड्स अटर्स इम्पायसली अबाउट गॉड. भगवान के लिए अगर अनाप शनाप बकते हो, उलझुलूल वर्ड्स निकालते हो, तो उसको क्या बोलते हो? एमोरल. अमोरल जिसे आप अनैतिक बोलते हो, which is not good according to your way of living, तो उसको आप unethical बोल सकते हो. ठीक है. philosophy is a kind of belief or thoughts, ideas. ठीक है. study of belief, ideas, etc. is known as philosophy. Logic is something जो कि आप बहुत ही reasonable way में किसी चीज़ को कह रहे हो तो. So when something is said in a reasonable manner, this is logical. But when you talk about something which is bad about God, impious, impure about God, कुछ बुरा भला बोला गया है भगवान के बारे में, नाप शनाप बका गया है, तो वो क्या हो जाएगा? Blasphemy. सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर आपका सही है तो आपने आपको +1 मार्क्स दे लें. डन. चल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है नंबर ऑफ शिप्स. अब ये ग्रुप्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. नंबर ऑफ शिप्स लिखा हुआ हो, बस लिखा हुआ हो, कार्स लिखा हुआ हो, इसको आप सेम बोलोगे. ठीक है. फ्लीट, गैलेक्सी, कॉन्स्टलेशन या फिर ग्रुप. जल्दी से बताइए क्या होगा. ग्रुप तो एक नॉर्मल कोई भी ग्रुप हो सकता है किसी भी चीज का. ठीक है. नॉर्मल क्राउड, नॉर्मल piling up of people can be said as group. Constellation क्या होता है? It is a group of star making certain pattern. ग्रुप ऑफ स्टार अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न बना रहे होते हैं तो उसको आप क्या बोलते हो? कॉन्स्टेलेशन. गैलेक्सी क्या होती है? एक ऐसी जगह जहाँ पर गैसेस भी हैं, स्टार्स भी हैं, सन भी है, प्लैनेट भी है, और जब उसको दूर से देखा जा रहा है तो बहुत ही वो ब्राइट और विविड दिखाई दे रहा है, तो उसको आप बोलते हो गैलेक्सी. मैं लिख सकती हूँ उसको ग्रुप ऑफ स्टार्स. ठीक है. गैसेस, सन and planets look bright, है ना, in space. तो इसको आप बोलते हो गैलेक्सी. अब फ्लीट इज द ग्रुप ऑफ द बसेस, शिप्स और द कार्स, उसको आप फ्लीट बोलोगे. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. अगर आपका सही है तो आपने आपको +1 मार्क्स दे लिया. डन. आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा. वैसे इसका PDF मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगी. एक ऐसा इंसान जो कंपाइल करता है डिक्शनरी अरेंज करने का काम उसका होता है. तो डिक्शनरी अरेंज करने का काम किसका होता है? जोग्राफर का. जोग्राफर तो ज्योग्राफी के बारे में बताता है ना, मतलब अर्थ से रिलेटेड चीज़ों को जो ढूंढता, सर्च करता रहता है. ठीक है. तो उसको आप बोलते हो one who has specialization in geography is known as geographer. और geography क्या होती है? The study of the earth is known as geography, है ना. लेक्सिकोग्राफर वर्ड है, लैपिडिस्ट वर्ड है, लिंग्विस्ट वर्ड है. लिंग्विस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी भाषाएं बोल लेता है. वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस. ठीक है. फिर आता है आपका वर्ड लैपिडिस्ट. एक ऐसा इंसान जो स्टोन्स तराशता है. जैसे आपने देखा होगा मैंने एक फिंगर रिंग पहनी हुई, उसमें भी एक स्टोन है. तो जो प्रॉपरली स्टोन्स को काट करके उनकी प्रॉपर नक्काशी करता है, उसको आप बोल सकते हो क्या? लैपिडिस्ट. सो एक ऐसा पर्सन जो कट और पॉलिश करता है स्टोन्स को. वन हु कट्स एंड पॉलिशेस स्टोन इज नोन एज लैपिडिस्ट. तो बस जो कंपाइल करेगा डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को इकट्ठा करेगा, लिखेगा, उसको क्या बोलोगे आप? लेक्सिकोग्राफर बोलोगे. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगर आपका सही है तो आपने आपको +1 मार्क्स दे. डन. वेरी गुड. आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन यहाँ से लेंगे 25th वाला. कह रहा है अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड. भाई ठीक है, किसी पर्सन के कोई सिस्ट हो गया है ना. सिस्ट को क्या बोलते हो? गांठ. अब वो गांठ इसीलिए बढ़ रही है ना क्योंकि उसमें लिविंग टिश्यूज है, तो उनको काट लिया जाए अगर, तो उसको क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो बायोप्सी. किसी पर्टिकुलर बॉडी की काट छाट अगर करी जाती है तो उसको आप ऑटोप्सी बोलते हो. अ प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी. मैं लिख देती हूँ, एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी इज नोन एज ऑटोप्सी. ऑपरेशन इज टू ऑपरेट एनीथिंग. लोगों का हार्ट का ऑपरेशन होता है ना, लोगों का दिमाग का ऑपरेशन होता है. तो किसी भी चीज़ को अगर आप ऑपरेट कर रहे हो दैट इज नोन एज ऑपरेशन. एम्प्यूटेशन क्या होता है? एम्प्यूटेशन में बॉडी का कोई पार्ट, कोई हिस्सा काट के अलग कर दिया जाता है. वो आपके लिम्स हो सकते हैं. सो व्हेन
limbs are removed from human body, the body is known as amputation. देखते हो ना लोगों को एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उंगली कट के अलग हो जाती है, बहुत बुरी तरीके से डैमेज होती है ना. तो मैंने आपको शायद बताया भी था, एक लड़की है अभी रिसेंट में ही बैंगलोर का है उसका सीन कि उसका एक उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसके हाथ बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गए थे, लेकिन अब उसके एम्पुटेशन कर दिया गया था, हाथ हटा दिए गए थे, लेकिन अभी उसको दूसरे हाथ लग गया. मतलब एक किसी का बेटे की डेथ हुई थी तो उसके बेटे के हाथ डोनेट कर दिया गया उसको. तो लड़की बैंगलोर की है, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा. ठीक है, सो एम्पुटेशन इज दैट. सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटू? अगर ए है आपका करेक्ट आंसर तो अपने आपको +1 मार्क्स दे लीजिए. मुझे जल्दी से बताइए, आउट ऑफ 5 हाउ मच यू पीपल हैव स्कोर्ड? 5 में से आपने कितना नंबर लेकर के आया? मैं चेक करूँगी, याद रखिएगा. ठीक है, अभी तो नहीं देख पा रही लेकिन मैं देख रही होंगी लाइव चैट में एंड विल हैव अ कॉन्वर्सेशन देयर ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बेटो. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इडियम फ्रेजेस से रिलेटेड. अब जो 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके वो इडियम्स और फ्रेज से रिलेटेड होंगे, मुहावरे और कहावतें. ओके, कह रहा है टू बाइट द डस्ट, किसी को धूल चटाना. अगर खुद धूल चाट ली तो हार गए, है ना, और अगर किसी को धूल चटाई तो आपने डिफीट किया. तो 2 तरीके से आपको ये पूछा जा सकता है धूल चटाना. एक तो खुद चाट रहे हो तो हार रहे हो, ठीक है ना, व्हेन सेल्फ पे होती है तो. और जब आप अदर को देते हो, दूसरे को देते हो, तो आप उसे हराते हो, डिफीट करते हो. यहाँ पे आप खुद हारे हो. ठीक, तो यहाँ पर टू बाइट द डस्ट लिख दिया बस इन्होंने. तो अब यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, डिफीट भी हो सकता था और सेल्फ फेल भी हो सकता था. ईट वोरेशियसली, बहुत जल्दी जल्दी खाना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. हैव नथिंग टू ईट, कुछ भी खाने के लिए ना होना, ये भी गलत है. लिटरल मीनिंग तो होती ही नहीं है, कभी याद रखना. इडियम्स में जो लिखा होगा ना वो कभी मीनिंग नहीं बनेगी, एलिमिनेट कर सकते हो. जड़ें खाना, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ये भी लिटरल मीनिंग है. सो बचा क्या आपका? डी वुड बी द करेक्ट आंसर. अगर आपका सही है तो आपने आपको +1 मार्क्स दिया. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 27 पे. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, गाना सुना है ना, जोर का झटका है जोरों से लगा, है ना, ये वाला गाना सुना है ना. तो ये जो जोर का झटका है जोरों से लगा क्यों होता है? क्योंकि भाई आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आपको झटका लग जाएगा, और जब लगता है तो बहुत तेज लगता है. आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो ऐसी चीज़ों को. तो एक ऐसी चीज़ जो आपने सोची नहीं थी और हो गई, दैट इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. तो इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट. डिलेड इवेंट नहीं होगा. इनएक्सप्लिकेबल मतलब जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो. अनप्रेजेंट मतलब जो दुखद हो, सुख ना दे आपको. सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर. अगर आपने सी आंसर किया तो अपने आपको +1 मार्क्स दे. डन. आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है 28. कोल्ड कंफर्ट. वी हैव लर्न कोल्ड शोल्डर. हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोल्ड शोल्डर पढ़ा था. तो कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी चीज़ को शन करना, राइट, इग्नोर करना, है ना, नेग्लेक्ट करना. तो ये तो कोल्ड शोल्डर था. लेकिन अगर आप कोल्ड कंफर्ट में हो, यानी कि आप ओके जैसे आप किसी और के घर जाते हो ना तो आप प्रॉपर्ली लेट नहीं पाते, बैठ नहीं पाते. सो व्हेन समवन आस्क्स यू हाउ इज यू नाउ, यू आर लाइक आई एम नाउ इन कोल्ड कंफर्ट, यानी कि आप स्लाइटली सेटिस्फाइड हो. ठीक है, जो भी है आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लेसेंट लग रहा है. सो एब्सर्डिटी, बेतुकापन होता है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा. डिसेप्शन इज अ काइंड ऑफ टू चीट समवन, ये भी बिल्कुल नहीं होगा. फुलिश प्रपोजल, एक बेवकूफ़ी से भरा हुआ प्रपोजल आपको आया, ये भी नहीं है. बल्कि आप हल्का फुल्का सा सेटिस्फाइड हो किसी चीज़ से, है ना. स्लाइड के लिए एक और वर्ड यूज़ करते हो आप, सटल. तो सटल लिख कर क्या है? सेटिस्फैक्शन. तो समझना ना, इतू सा सेटिस्फैक्शन, मियाग्र सा, तुच्छ सा, है ना, ट्राइवियल. सो सटल, TLE होता है बेटा. तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर आपका सही है तो आपने आपको +1 मार्क्स. डन. नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे. कह रहा है द रेप्यूटेड कंपनी इज इन द रेड ड्यू टू रिसेशन. मंदी का दौर आने की वजह से कंपनी, रिसेशन का दौर आने पे कंपनी जो है वो रेड में आ गई. इन द रेड. अब रेड, खतरा है, खतरा है, खतरा सुना है, खतरा है, खतरा है, खतरा है, खतरा. ऐसे एक बनी हुई होती है स्कल टाइप की, क्या बना होता है आगे मेरे को याद नहीं आ रहा है. हाँ ऐसे बना होता है शायद. ठीक है, तो दिस इज अ सिंबल ऑफ डेंजर. सो द रेप्यूटेड कंपनी इज मेकिंग मनी. नहीं, मनी कैसे बनाएगी भाई रिसेशन के टाइम पर?
लूजिंग मनी, पैसा हार रही है या खतरे में है या फिर स्पेंड कर रही है मनी। तो भाई याद रखिएगा आप कि लिटरल मीनिंग पे मत जाएं, ठीक है। इन द रेड का मतलब है इट इज़ इन डेंजर, लॉस में बहुत ज़्यादा जा रही है। सो पैसा लूज़ कर रही है, बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा ही लूज़ कर रही हो, बहुत सारी चीज़ें भी लूज़ कर रही हो सकता है एम्प्लॉयज़ चले गए हो या और भी बहुत सारे रीज़न रहे हो। सो सी वुड बी द बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज़ जस्ट इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सब कुछ इंक्लूड कर रही है वो। करेक्ट। सो अब दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। नोटिस कर रहे हो आप लोग, ज़्यादातर के आंसर सी हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है व्हेन द प्रिंसिपल वाज एंटरिंग द क्लास ऑल माय फ्रेंड्स क्वाइटली डिसअपीयर्ड लीविंग मी अलोन टू फेस द म्यूजिक। अब फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किसी डेंजर सिचुएशन का सामना करना। जब मेरी प्रिंसिपल क्लास में एंटर कर रही थी तो मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़ करके भाग गए और मुझे अकेला छोड़ दिया। अच्छा बच्चों, ये तो गलत बात है। तो यहाँ पर वॉन्डर अक्रॉस द वर्ड्स, आप भटक रहे थे शब्दों के बीच में। टू बियर द क्रिटिसिज्म, ये एक नेगेटिव टर्म है कि आपको सुनने के लिए छोड़ दिया या आप वो खतरे वाली सिचुएशन, डेंजर को आप फेस कर रहे हो। वो डेंजर क्या है? ताने, प्रिंसिपल मैम की क्रिटिसिज्म, ये जो क्रिटिसाइज कर रही हैं वो। तो दिस कैन बी द आंसर। स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, नो वी कैन नॉट राइट स्पीक इन अ राउंड, घुमा घुमा करके बात करना, सर्कम लोकेशन करना, नो दिस वुड नॉट बी द आंसर। मेक यूज ऑफ इररिलेवेंट रेफरेंस, इररिलेवेंट रेफरेंस का यूज़ करना, कहीं से भी किसी भी बात का इस्तेमाल करना, दिस वुड ऑल्सो नॉट बी करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी B. I hope this is quite clear to everyone. If it is right, then please give yourself +1 marks and just let me know out of 5 how much you people have scored. चलो आगे बढ़े। ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बेटा रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन है। अब आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो रीअरेंजमेंट के ही मिलेंगे। कह रहा है दैट वॉज ओपन टू ऑल कास्टर्स इन 1932, गांधी जी एट टाइम imprisoned in India in 1915, Gandhi founded an ashram in Ahmedabad और embarked on Sin Day fast to protest the decision. ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक 1915 टाइम दिया गया और एक 1932 टाइम दिया गया, तो पहले क्या आएगा? बट ऑब्वियसली चीज़ 1915 आएगा और फिर क्या आएगा? 1932 आएगा। तो कह रहा है 1915 में गांधी जी को एक आश्रम, उन्होंने आश्रम का फाउंडेशन कर दिया था, ठीक है, नींव रख दी थी उन्होंने अहमदाबाद में, जो किसके लिए खोला गया था? दैट वाज ओपन टू ऑल कास्ट। सो वी कैन से दैट सी का कॉम्बिनेशन हमारा ए के साथ जाएगा। फिर 1932 बाद में आएगा, ये वाले भी पढ़ लो। 1932 में गांधी जी जिस समय इम्प्रिजन किए गए इंडिया में, उस समय को क्या बोला गया? एम्बार्क्ड ऑन अ सिन डे फास्ट टू प्रोटेस्ट द ब्रिटिश डिसीजन। सो वी कैन से दैट बी का कॉम्बिनेशन क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। सो बट ऑब्वियसली चीज़ है, 15 वाला बाद में लिखोगे, 32 वाला 15 वाला पहले लिखोगे, 32 वाला बाद में लिखोगे। सो यू वुड गो विद द ऑप्शन ए, CABD। अगर आपका सही है तो आपने आपको +1 मार्क्स दे ले और पढ़ ले चाहे तो। 1915 में गांधी जी ने फाउंडेशन किया एक आश्रम का, जो कि सारे कास्ट्स के लिए खोला गया था, और 1932 में गांधी जी जिस टाइम पे इम्प्रिजन्ड हुए थे इंडिया में, उसको सिन डे बोला गया। एंड दिस वाज फास्ट टू प्रोटेस्ट ब्रिटिश डिसीजन, कि ब्रिटिशरों ने गलत किया है ना, गलत किया है, पाप किया है। ओके, सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन गाइस। नाउ विल मूव अहेड एंड विल लुक फॉर अनदर क्वेश्चन 32। As Saint Teresa of Calcutta, nun and missionary Mother Teresa devoted her life known। अब देखो एक चीज़ याद रखना, कंजंक्शन से, वर्ब से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। तो सेंटेंस किससे स्टार्ट करोगे? बी से। ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। नन एंड मिशनरी मदर टेरेसा। अब नन और मिशनरी मदर टेरेसा के बारे में आप बात कर रहे हो। अच्छा, तो नन एंड मिशनरी मदर टेरेसा क्या? अब देखो यहाँ पर आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। मदर टेरेसा को सेंट टेरेसा भी कहा जाता था, है ना, लेकिन आपके पास यहाँ पर देखो एक वर्ड है नोन, और नोन के साथ आप या तो नोन टू लगाते हो या तो नोन एज लगाते हो। यानी कि जब आप डी को लिखोगे ना, तो डी के बाद आपका ए आना चाहिए। सो डी के बाद ए कहाँ पे आ रहा है आपका? यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। सो यू विल गो विद द ऑप्शन बी। पढ़ लो उसको पूरा। नन एंड मिशनरी मदर टेरेसा नोन इन द कैथोलिक चर्च, उनको जाना गया कैथोलिक चर्च में एज सेंट टेरेसा ऑफ कैलकाटा। और इन्होंने क्या किया था? डिवोट कर दिया था अपना पूरा जिंदगी केयर करने में, गरीबों की और बीमारों की। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या चला जाएगा? बी। बी अगर सही आप लोगों ने भी आंसर किया तो अपने आपको +1 मार्क्स दे ले।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. फॉर मोर देन 400 ईयर्स द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव बीन. अब देखो फॉर प्रेपोजिशन है, जब तक सब्जेक्ट नहीं लिखोगे तब तक स्टार्ट नहीं करोगे. नोन वर्ब है, हैव भी वर्ब है, तो किससे स्टार्ट करोगे? बी से स्टार्ट करोगे. बी का एक ही ऑप्शन है आपका. द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर हैव बीन परफॉर्म्ड इन काउंटलेस हैमलेट्स, विलेजेस known throughout the world for more than 400 years. Right? Okay, I hope this is quite clear to everyone guys. So ये तो सिंपल सा था, हमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधे सीधे आपका आंसर मिल गया. आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका भी? आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन गाइस. किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा. राइट? सी आंसर तो बहुत इम्पॉसिबल है बेटा. नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो वर्ब से तो आप वैसे भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते हो. ठीक है. द वर्क ऑफ शेक्सपियर, नो कॉम्बिनेशन विल गो ओवर हियर. सी से तो बिल्कुल स्टार्टिंग ही नहीं बन रहा, बिल्कुल एकदम ऐसे भंगार सा स्टेटमेंट जा रहा है. वर्ब से कभी स्टार्ट नहीं करते आप सेंटेंस को. सो बी वुड बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट देखिए, कह रहा है ऑफ 1974 सॉ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इन द पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड इन इंडिया इन 1998 आफ्टर द ओरिजिनल न्यूक्लियर टेस्ट अ पाइवटल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्निकल रोल. अब देखो 1974 पहले आया कि 1998 पहले आया, तो बट ऑब्वियसली चीज़ है 1974 पहले आया होगा, 1998 बाद में आया होगा. अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है द पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड इन इंडिया. अच्छा, कब कंडक्ट किया गया था इंडिया में ये पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट? तो इसके इस समय किया गया होगा ना, इन 1998 आफ्टर द ओरिजिनल न्यूक्लियर टेस्ट. सो वी कैन से दैट बी का कॉम्बिनेशन किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ. अच्छा, तो ओरिजिनल कब हुआ? ओरिजिनल न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ? ओरिजिनल न्यूक्लियर टेस्ट हुआ 1974 में. अच्छा, अब आप ये सोचो कि 1998 पहले कैसे आ गया और 1974 कैसे बाद में आया? तो यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है आफ्टर, तो ये खुद ही बता रहा है ये स्टेटमेंट 1998 आफ्टर आया, बाद आया किसके? 1974 के. सो आफ्टर द ओरिजिनल न्यूक्लियर टेस्ट, तो यहाँ पे आप ए लिख दोगे. ऑफ 1974 सॉ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इन, अब इनसे तो सेंटेंस एंड नहीं कर सकते, इन अ पाइवटल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्निकल रोल, तो यहाँ पे डी लिख दोगे. तो दिख रहा है कहीं पे BCAD. अगर आपने बी ऑप्शन किया है तो आपने आपको +1 मार्क्स दिए. ठीक है. चलो आगे आएंगे. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और इसको हम लोग अच्छे से करेंगे. एट अ लेटर स्टेज ड्यूरिंग द 1990s व्हेन मोदी सर्व्ड ही कंप्लीट. अब देखो ही से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि मोदी को मेंशन किया गया वहाँ पे. तो सब्जेक्ट में जब नाउन है तो फिर आप प्रोनाउन को नहीं लिखोगे. ऑन पब्लिक रिलेशन प्रेपोजिशन है. एज आपका कंजंक्शन है तो उससे भी स्टार्ट नहीं करोगे. तो भाई मोदी जी का जिक्र कहाँ दिया गया है? फर्स्ट वाले में दिया गया है. एट अ लेटर स्टेज ड्यूरिंग 1990s व्हेन मोदी सर्व्ड, क्या सर्व किया? ही कंप्लीटेड अ 3-month लॉन्ग कोर्स इन US. और किस पे कम? अच्छा देखो कॉम्बिनेशंस बना लो. मोदी ने सर्व किया, सर्व के साथ आपने एज वाला पेयर कर दिया, सर्व के साथ आपने प्रेपोजिशन फिक्स कर दी ए के साथ डी. और US में इन्होंने क्या किया? 3-month लॉन्ग कोर्स इन US ऑन पब्लिक रिलेशन कंप्लीट किया. सो बी के साथ आपने सी कंपेयर कर दिया, मतलब मैच कर दिया. तो AD और BC का कॉम्बिनेशन कहीं मिल रहा है? यहीं मिल रहा है, इसी को पढ़ लो. कह रहा है एट अ लेटर स्टेज ड्यूरिंग 1990s व्हेन मोदी सर्व्ड एज द ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ BJP न्यू दिल्ली ही कंप्लीटेड अ 3 months लॉन्ग कोर्स इन द US ऑन पब्लिक रिलेशंस एंड इमेज मैनेजमेंट. सो अगर आपने डी ऑप्शन अपना लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है, आपने आपको +1 मार्क्स दे ले. मुझे ये बताएं आउट ऑफ 5 आपने कितना स्कोर किया जल्दी से. वेरी गुड. सो अब मैं जाते जाते आपके सेशन को एंड करना चाहूँगी, लेकिन आप लोग मुझे ऑल टोटल बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया. राइट. सो 35 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, तो 35 × 5 कर लो, कितना हो जाएगा? तो
तो 175 में आपके कितने मार्क्स आए विद नेगेटिव मार्किंग वो आप मुझे बताओगे. सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा. कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाउ मच दिस सेशन इज़ बेनिफिशियल फॉर यू. और अगर कोई भी डाउट आता है आप लोगों को तो आप बिंदास फ्री होकर के कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है. और इसके अलावा मैं सेशन को एंड करने से पहले आप लोगों को बता दूँ स्टूडेंट्स कि रैपिड रिविजन बैच इज स्टिल अवेलेबल, जिसमें इंग्लिश, जीटी और साइंस का भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है और इंग्लिश और जीटी का भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है, राइट. उसमें सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे हैं, सारे टॉपिक वाइज. ई बुक्स भी मिल रही हैं, मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं और फेज़ 1 और फेज़ 2 पे बेस्ड पैटर्न क्वेश्चंस भी आपको करवाए जा रहे हैं. सिर्फ 599 रुपीज़ में भी नहीं, Y484 कोड लगाओगे तो आप लोगों को 495 में मिल जाएगा. क्या करना है मैं बता देती हूँ. अड्डा 24/7 की ऐप तो होगी आपके फ़ोन में. अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड कर लेना अगर नहीं है तो, ठीक है. डाउनलोड करोगे ना तो ऑल कोर्सेज पे जब जाओगे आप तो अंडरग्रेड पे चले जाना, अंडरग्रेड पे CUET पे चले जाना और CUET पे साइंस पे जाना अगर साइंस के हो तो. अगर साइंस के नहीं हो, खाली इंग्लिश जीटी वाले हो तो खाली इंग्लिश जीटी पे जाना. ये देखो ये कोर्स दिखाई देगा अवेलेबल, ये कोर्स दिख रहा है. इसमें 70 आवर्स की क्लासेस मिल रही हैं, 176 टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, ई बुक्स भी मिल रही हैं, प्लस आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट भी मिल रहे हैं. और इसके अलावा जो बढ़िया टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो तो है ही है, डाउट सेशंस भी मिल रहे हैं. टॉपिक वाइज एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, मतलब कोई भी टॉपिक अगर आपका ऐसा है जो आपको नहीं आता तो वो पढ़ सकते हो आप बहुत कम रेट्स में. जस्ट थिंक ऑफ दिस, 599 इज कुछ नहीं. यूज करो कोड Y484. देखो कितने का पड़ जाएगा ये, 497 रुपीज़ का. सो गो एंड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस. यू हैव स्टिल टाइम, यू पीपल कैन प्रिपेयर योर सेल्फ द बेस्ट. टिल देन बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एवरीवन. अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए और जल्द ही एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लीजिए और अपना फ्यूचर सिक्योर करिए. बाय बाय.